हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 11 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाहर की दुनिया के लिए वह द ग्रेट एमजे था, पर अपने कमरे की चार दीवारी के भीतर वह आज भी वही 8 साल का बच्चा था जिसका बचपन रघुवंशियों ने छीन लिया था। मृत्युंजय सीधे अपने माता पिता और बहन की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी आंखों में नमी के साथ साथ खून सा गुस्सा उबलने लगा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गई कि उसकी उंगलियों की पोर सफ़ेद पड़ गई। उसने तस्वीर की ओर देखते हुए बहुत भारी और कांपती आवाज़ में कहा, मैं यह नहीं करना चाहता था दीदी। मैं नहीं चाहता था कि किसी मासूम को इस आग में झोंकूं, पर जब भी मैं उस तृषा और पृथ्वी रघुवंशी का चेहरा देखता हूँ, मेरा कलेजा फटने लगता है। मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, मेरा दर्द, सब कुछ मुझ पर हावी हो जाता है। उसने एक लंबी और दर्दनाक सिसकी भरी। दीदी, आपकी चीखें आज भी मेरे कानों के पर्दे फाड़ देती है। मैं उन रघुवंशियों को यह दिखाना चाहता था कि जब किसी के घर की बेटी और बहन की इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम होती है तो रूह पर क्या गुजरती है। मैंने तो फिर भी उसकी इज्जत का मान रख लिया, उसे अपनी पत्नी का नाम दिया, लेकिन आपको तो उन लोगों ने। कहते हुए मृत्युंजय की आंखें और जुबान दोनों खामोश हो गई और उसकी आंखों के सामने अतीत के वो खौफनाक मंजर घूमने लगा। एक जवान लड़की जो खून से लथपथ इंसाफ के लिए तड़प रही थी, एक माँ जो बेबसी में फांसी के फंदे से झूल गई, एक पिता की लाश जिस पर सफ़ेद कफन भी मैला पड़ गया था, और एक छोटा बच्चा जिस पर बेइंतहा जुल्म हो रहे थे और उसने रोना तक छोड़ दिया था क्योंकि उसके आंसू सूख चुके थे। मृत्युंजय ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसका दिल भारी हो चला था और अब उन आंखों में आंसू नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ प्रतिशोध की आग थी। यह शादी सिर्फ एक समझौता है, सिर्फ 1 साल। जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा, मेरा बदला मुकम्मल होगा, मैं उस नैना रघुवंशी को आज़ाद कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वह जिससे चाहे मोहब्बत करे, जिसके पास चाहे चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वह रुका, एक गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने में अचानक कोई तीर चुभा हो। उसने अपने दिल पर उठ रहे उस अनजाने दर्द को झटके से नज़रअंदाज कर दिया। बस एक बार हिसाब बराबर हो जाए, फिर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई जगह नहीं है नैना रघुवंशी। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। मैं भूल चुका हूँ उस नैना को जिसका कभी मैं प्रोटेक्टर बनना चाहता था। अब मैं वो इंसान नहीं रहा, अब मैं सिर्फ एक शैतान हूँ। और शैतान किसी की हिफाजत नहीं करते, वो सिर्फ तबाही मचाते हैं। उसने झटके से अपनी नज़रें तस्वीर से फेर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था जो उसके झूठ को पकड़ रही थी। उसकी जुबान तो सजा और मौत की बात करी थी, पर उसके कांपते हुए हाथ और आंखों की नमी कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसने अपनी दीदी की तस्वीर को छुआ और ठंडी आवाज़ में बुदबुदाया, पता है आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि आपका भाई कैसे उन लोगों की बेटी को इस घर की दहलीज तक ले आया, लेकिन यह सच नहीं है। मैं मजबूर था, मुझे यह करना पड़ा, लेकिन आप अपने भाई पर भरोसा रखिए। यह रिश्ता नहीं है, यह वह जाल है जिसमें अब पूरा रघुवंशी खानदान तड़पेगा। जिस आंचल की छाँव में वह पली है, अब वही आंचल उसकी नफरत की आग बनेगा। आपका छोटू कुछ नहीं भूला, एक एक पल का हिसाब होगा। वह कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रहा और अपने दर्द को समेटकर बैल्कनी में आ गया। उसकी भी आंखों से नींद गायब थी। वह बैल्कनी में खड़ा नीचे खड़ी कार को देख रहा था जिसमें नैना सो रही थी। उसके दिमाग में वो सीन घूम गया जब उसने सभी के सामने नैना को किस किया था। सोचते ही उसके चेहरे पर अन्यासी स्माइल आ गई। दुनिया की नज़रों में उसने यह शादी पृथ्वी रघुवंशी को घुटने पर लाने और वह टेंडर हासिल करने के लिए की थी।
उसने सबको यही यकीन दिलाया था कि नैना सिर्फ उसके इंतकाम का एक मोहरा है, पर सच तो यह था कि जब उसे पता चला कि नैना की शादी हो रही है और जब वह कुणाल के लिए अपना घर छोड़कर भाग रही थी, उसी पल कुछ बदल गया। वह खबर उसके कानों से होती हुई सीधे दिल में उतर गई। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों उसका दिल अचानक बेचैन हो उठा, क्यों सीने में एक अजीब सी जलन और तड़प उठी। जिस नैना को वो अब तक सिर्फ एक मोहरा समझ रहा था, उसी नैना को किसी और के साथ देखने का ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह एक ऐसी जलन थी जिसने उसे पागल कर दिया था। नैना रघुवंशी, तुम किसी और की होने का ख्वाब भी कैसे देख सकती हो? तुम तो उस शतरंज की रानी हो जिसकी हर चाल सिर्फ मेरी मर्जी से तय होगी। उसने एक लंबी सांस ली और अंधेरे में अपनी नजरों को और गहरा कर लिया। अब उसका अगला निशाना साफ था। उसने ठंडी आवाज में बुदबुदाया, त्रिशा रघुवंशी, अब क्या करोगी? वही करोगी जो मंजूरे मृत्युंजय होगा। तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी आग में घी डालोगी जिसे मैंने जलाया है। यह कहते हुए मृत्युंजय के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। सुबह की पहली किरण आज भोपाल में सुकून की दस्तक लेकर नहीं आई थी, बल्कि रंजिश की एक नई इबादत लिख रही थी। चिड़ियों की चहचहाट जब नैना की कानों से टकराई और सुबह की सर्द हवा जब उसके जिस्म को छुआ तो उसकी बोझिल आंखें धीरे से खुली। उसके शरीर में इस कदर थकान और जकड़न थी कि उसे हिलने में भी तकलीफ हो रही थी। रात भर एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उसका पूरा बदन अकड़ चुका था और फटे हुए लहंगे की सिल्क उसकी त्वचा में चुभ रही थी। नैना ने खुद को संभाला और उठकर बैठी। पल भर के लिए कल रात का वह खौफनाक नजारे, अपमान, वह जहरीला चुंबन, दादाजी की गोली, सब उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध गई। लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी और डरावनी खामोशी थी। उसने कार के शीशे से बाहर देखा। सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था, भोर का धुंधलका छाया हुआ था। कार की खिड़की पर ओस जमी थी। चिड़ियों की चहक उसके कानों को तो भली लग रही थी, पर उसके मन में कोई सुकून नहीं था। रनौत मेंशन की विशाल और ठंडी दीवारों से अब तक उसे लेने कोई बाहर नहीं आया था। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, चलो नैना, अब तुम्हें खुद ही अपना स्वागत अपने इस ससुराल में करना होगा। यहाँ किसी से उम्मीद करना बेमानी है। वह कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र कार के रियर व्यू मिरर में अपनी खुद की छवि पर पड़ी। उसका हाथ कार के हैंडल पर ही ठिठक गया। आईने में उसे जो दिखा उसने उसके कलेजे को चीर दिया। उसकी मांग में भरा हुआ गहरा लाल सिंदूर, भले यह शादी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट थी, भले यह नफरत की बुनियाद पर खड़ी थी, पर उसकी मांग में मृत्युंजय के नाम का वो सिंदूर चीख चीख कर उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। अनजाने में ही नैना का हाथ उसकी मांग तक चला गया। वह उसे छूने ही वाली थी कि रुक गई। उसने आईने में अपनी आंखों को देखा और कांपती आवाज में बोली, सिंदूर किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, और आज यही सच मेरे लिए सबसे बड़ा झूठ बन गया है। मुझे अपनी ही शादी से डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस रंग ने मेरी रूह को रंग दिया या दागदार कर दिया। वह इसी उलझन के साथ गहरी सांस ली और कार का दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा और अपना भारी लहंगा समेटकर सीधी खड़ी हुई, उसके शरीर की हर नस दर्द से करहा उठी। रात भर एक ही स्थिति में बैठने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उसने गिरते गिरते खुद को संभाला। रनौत मेंशन का बाहरी नज़ारा किसी स्वर्ग जैसा था। चारों तरफ मखमली हरियाली थी। रंग बिरंगे फूलों और करीने से तराशे गए छोटे छोटे पौधों से पूरा परिसर सजा हुआ था। करीब 20 से 30 माली और कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, जिनकी नजरें अचानक नैना पर पड़ते ही ठहर गई। नैना की हालत किसी टूटी हुई परी जैसी थी। रात भर रोने की वजह से उसका मेकअप धुल चुका था, लेकिन नेचुरल खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। उसकी बिखरी हुई जुल्फें और आंखों की वह उदासी
उसे एक रहस्यमयी आकर्षण दे रही थी। वहाँ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने पास खड़ी अपनी साथी के कान में फुसफुसाया, अरे देखो तो कितनी खूबसूरत है यह, इसकी आंखें, इसके होठ, हमारे साहब ने तो साक्षात लक्ष्मी को घर ले आए हैं। भला हुआ कि उस मोना से उनकी शादी नहीं हुई। कितनी बदतमीज है वह, आए दिन हम पर हुक्म चलाती रहती है। उसके साथ खड़े माली ने गहरी सांस लेकर कहा, खूबसूरती तो है पर नसीब देखो, बेचारी रात भर कार में रही, किसी ने घर के अंदर बुलाया तक नहीं। पता नहीं अब इसकी जिंदगी यहाँ कैसे कटेगी। साहब ने शादी तो कर ली पर घर के बड़े इसे अपनाएंगे भी या नहीं। पूरे परिसर में काना फूसी का बाजार गर्म था। नैना को भले ही उनके शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, पर उनके चेहरे की हैरानी और तरस भरी निगाहें वह साफ पढ़ पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई अजायब घर की चीज हो जिसे सब देख रहे हैं। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और कांपते कदमों से मेंशन के मुख्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। वही मेंशन के भीतर का माहौल बाहर की हरियाली से बिल्कुल उलट था। गौरी जी हॉल में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उनकी नजरें बार बार दीवार घड़ी और फिर सुलक्षणा जी पर जा रही थी। सुलक्षणा जी जानबूझकर हर काम इतनी धीमी गति से कर रही थी जैसे वह समय को और भी खींचना चाहती हो। यह साफ था कि वह नैना को एक पल के लिए भी इस घर में नहीं देखना चाहती थी। गौरी जी और मेघा की आंखों में खौफ था। सुलक्षणा जी जिस स्वागत की तैयारी की थी उसे देखकर उनकी रूह कांप रही थी। दूसरी ओर मोना के चेहरे पर एक शैतानी चमक थी। वह अपनी उंगलियों से सोफे के हत्थे को थपथपा रही थी और मन ही मन खुश थी। एमजे की नई नवेली दुल्हन के लिए नर्क का दरवाजा खुलने वाला है। विक्रम जी से अब रहा नहीं गया। वह आगे बढ़े और सुलक्षणा जी को रोकना चाहे। माँ, आप जो करने जा रही हैं वह हद से ज्यादा है। आखिर उसकी क्या गलती है? सुलक्षणा जी ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए विक्रम जी की ओर देखा। देखो विक्रम, इस घर की चार दीवारी के अंदर क्या होगा यह फैसला हमेशा से मेरा रहा है। बाहर के फैसलों में मैं दखल नहीं देती, तो अच्छा होगा कि तुम भी अपनी हद में रहो। मैं उस रघुवंशी की बेटी को इतनी आसानी से इस घर की हवा नहीं लगने दूंगी। उसे कदम रखने से पहले अपनी अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। विक्रम जी खामोश हो गए। वह सुलक्षणा जी को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें रोकना आसान नहीं था। नैना रानावत मेंशन के उन विशाल बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से भारी लकड़ी के किवारों पर दबाव डाला। जैसे ही दरवाजे एक भारी गूंज के साथ खुले, नैना की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह सन्न रह गई थी। सामने का नजारा किसी स्वागत का नहीं बल्कि किसी युद्ध के मैदान जैसा था। दूसरी ओर हॉल में खड़े विक्रम जी, गौरी जी, मेघा और सुलक्षणा जी की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी वो भी बुत बनकर रह गए। उन्होंने नैना को कभी देखा नहीं था। लाल दुल्हन के लिबास में, माथे पर सिंदूर और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत लिए नैना साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप लग रही थी। उसके चेहरे से एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स निकल रही थी कि गौरी जी और मेघा का गुस्सा पल भर में पिघलकर हैरानी में बदल गया। मेघा धीमी आवाज में बोली, माँ, यह त्रिशा रघुवंशी की बेटी है। विश्वास नहीं हो रहा कि यह इतनी खूबसूरत और शालीन हो सकती है। गौरी जी भी बोली, हाँ मेघा, देखो तो कितनी कोमल और प्यारी लग रही है। इसकी आंखों में तो जैसे मासूमियत तैर रही है। वही मोना जैसे ही नैना को देखी वो झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में जलन और नफरत की आग भड़क उठी। वह मन ही मन फुसफुसाई, यह लड़की, यह मेरे एमजे की बीबी है। ओ गॉड, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एमजे इस मामूली सी लड़की के पीछे कैसे पागल हो सकता है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर अगले ही पल सुलक्षणा जी की तैयारी देखकर उसके चेहरे पर एक कसाई जैसी मुस्कान आ गई। आओ नैना, आओ, तुम्हारा स्वागत तो मौत से भी बदतर होने वाला है। वही नैना की नजरें अब जमीन पर पड़ी और उसका खून जम गया। हॉल के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक एक लंबी और चौड़ी जलते हुए कोयले की पट्टी बिछी हुई थी। दहकते हुए अंगारे लाल होकर
चीख रहे थे और उनसे निकलती तपिश नैना के चेहरे तक पहुंच रही थी। यह देख नैना की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपनी मुठिया लहंगे की सिल्क में कसी और नफरत भरी नजरों से हॉल में खड़े हर शख्स को नापा। तभी सुलक्षणा जी ने गरजकर कहा, आओ रघुवंशी, बहुत शौक है ना इस आलीशान ससुराल का, तो हमारे घर की रीत भी जान लो। रनावतों की बहू को अग्नि परीक्षा से गुजरकर ही दहलीज पार करनी पड़ती है। अगर इन जलते कोयलों पर चलकर आ सकती हो तो आओ, वरना वहीं से लौट जाओ जहां से मेरा पोता तुम्हें उठा लाया है। ऐसे भी तुम्हारी औकात इस घर की बहू बनने के लिए नहीं है। यह सुनकर नैना के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो सुलक्षणा जी के थप्पड़ से भी ज्यादा तेज थी। उसने दूर से ही अपने हाथ जोड़े, एक छोटा सा नमस्ते किया और बहुत मीठी पर जहरीली आवाज में बोली, अपने ससुराल में कदम रखने के लिए मुझे किसी की इजाजत और किसी अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, आपका हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए होना चाहिए, ना कि मुझे नापने के लिए। आप बरी हैं, इसलिए मैं मर्यादा में खड़ी हूं, वरना इसी वक्त आपकी इन घिनौनी और दकियानुसी रीतियों की धज्जियां उड़ा देती। याद रखिएगा, आपके सामने कोई बेसहारा लड़की नहीं बल्कि नैना रघुवंशी खड़ी है, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप रघुवंशियों की साख से भली भांति परिचित है। हॉल में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। सुलक्षणा जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। वह पास खड़े विक्रम जी की ओर देखी और ऊंची आवाज में कही, देखा विक्रम, देखा इस लड़की की जुबान कैसे चल रही है, बिल्कुल कैंची की तरह। सुना था कि बहुएं दहेज में गहने, जेवर, कीमती कपड़े और ऊंचे संस्कार लाती है, लेकिन यह सामने खड़ी लड़की, यह तो अपने खानदान की बदतमीजी और बदजुबानी लेकर आई है। नैना भी कहाँ किसी से कम थी। वो भी उसी तेवर में जवाब दी, आपके पोते ने कल रघुवंशी विला में जो तमाशा किया है, क्या वो काफी नहीं था जो आप यहाँ शुरू हो गई? और सुनिए, अगर मैं यहाँ से लौटी तो वापस रघुवंशी विला नहीं बल्कि सीधे मीडिया के कैमरे के सामने जाऊंगी। फिर सोच लीजिए कि आपके रनावत खानदान का क्या तमाशा बनेगा। मुझे अबला समझने की गलती तो भूलकर भी मत कीजिएगा। मैं नैना रघुवंशी हूँ। अगर आप मेरा बहू की तरह स्वागत करेंगी तो मैं आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन अगर मुझे कमजोर बनाने की कोशिश की तो फिर परिणाम के लिए भी तैयार रहिएगा। नैना की यह बेबाकी देखकर गौरी जी, मेघा, विक्रम और मोना सबकी बोलती बंद हो गई। आज तक सुलक्षणा जी को किसी ने ऐसे जवाब नहीं दिया था। कोई उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि खुद मृत्युंजय ने भी कभी सुलक्षणा जी से इस लहजे में बात नहीं की थी। सुलक्षणा जी गुस्से से तमतमा रही थी। वह आगे बढ़ी और नैना को जवाब देने ही वाली थी कि तभी सीढ़ियों से एक भारी और बर्फीली आवाज गूंजी, धमकी देना रघुवंशियों का पुरानी और खानदानी पेशा है, पर उसे हकीकत में बदलना रनावतों की फितरत। सबकी नजरें ऊपर उठ गई। मृत्युंजय ब्लैक शर्ट और पैंट में, बालों को करीने से सेट किए हुए, अपनी दोनों हथेलियां पॉकेट में डाले नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे नैना की आंखों में समा रही थी। नैना उसे गुस्से से घूर रही थी, पर मृत्युंजय के चेहरे पर एक डरावनी और मीठी मुस्कान थी। वो सीढ़ियों से उतरकर उस जलती हुई कोयले की पट्टी के दूसरी तरफ खड़ा हो गया और बेहद दिलकश अंदाज में बोला, मत भूलो कि अब तुम रघुवंशी नहीं रही, अब तुम मिसेज मृत्युंजय रनावत हो, और इस घर में जो नियम होंगे वो तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। क्या कल रात की वो शर्तें भूल गई? नैना ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कुछ नहीं भूली हूँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे भूलने भी नहीं दोगे, लेकिन यह जान लो, मैं इन कोयलों को पार करके अंदर नहीं आऊंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी इस मेंशन के बाहर गुजारनी क्यों ना पड़े। हॉल में नफरत, गुस्सा और दर्द का एक ऐसा बवंडर उठा कि विक्रम जी से और रहा नहीं गया। मृत्युंजय बेटा, अब तुम भी, वह इस घर की बहू है। माँ का गुस्सा समझ में आता है, पर यह टॉर्चर, क्या यह सही है?
मृत्युंजय ने अपने चाचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उसने एक पल के लिए नैना की आंखों में देखा और फिर धीरे से अपने पैरों से स्लीपर निकाल दी। यह देखकर सबके गले सूख गए। नैना की आंखें हैरत से फैल गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मृत्युंजय ने अपना पहला कदम दहकते हुए लाल अंगारों पर रख दिया। एमजे! मोना की चीख निकल गई। मृत्युंजय बेटा! गौरी जी और मेघा कांप उठी। जैसे ही उसका नंगा पैर उन जलते कोयलों से टकराया, मांस के जलने की हल्की सी सरसराहट हुई, लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर दर्द की एक सिकन तक नहीं आई। वह शांत था, जैसे वह अंगारों पर नहीं, फूलों पर चल रहा हो। वह नैना की आंखों में आंखें डालकर एक एक कदम बढ़ा रहा था। वही नैना कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान किस मिट्टी का बना है। वह उसे सजा दे रहा था या खुद सजा काट रहा था। मृत्युंजय जैसे जैसे जलते कोयले पर कदम बढ़ा रहा था, नैना की सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बल्कि मृत्युंजय के जलते हुए पैरों का खौफनाक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। मांस के जलने की गंध हवा में फैल रही थी, पर मृत्युंजय का चेहरा किसी पत्थर की मूरत जैसा शांत था। हॉल में सुलक्षणा जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर गिर पड़ी। विक्रम जी, गौरी और मेघा उसे खींचकर बाहर लाने के लिए दौड़े, पर मृत्युंजय ने अपना हाथ उठाकर उन्हें वहीं जम जाने का इशारा कर दिया। उसकी आंखों के सामने उस वक्त वर्तमान नहीं, बल्कि 20 साल पुराना एक खौफनाक मंजर घूम रहा था। एक छोटा सा बच्चा जो दहकते हुए कोयलों के ढेर के बीच बैठा दिया गया था। चारों तरफ आग थी, धुआं था, और वह बच्चा अपने घुटनों को सीने से सटाए, सिर झुकाए चुपचाप जल रहा था। उसका पूरा शरीर झुलस रहा था, पर उसने चीखना छोड़ दिया था। शायद मृत्युंजय इन्हीं अंगारों की कोख से पैदा हुआ था। उसके लिए यह दर्द अब कोई मायने नहीं रखता था। नैना के कदम डगमगा गए। वह चीख पड़ी, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बाहर निकलो वहां से। लेकिन मृत्युंजय की आंखों में जो था वह किसी को समझ नहीं आ सकता था। वह नफरत थी या नैना पर अपना हक जताने का एक पागलपन, यह कहना मुश्किल था। वह सीधा अंगारों पर चलता हुआ नैना के सामने आ खड़ा हुआ। नैना अभी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। नैना पत्थर बन गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मृत्युंजय ने उसे अपनी गोद में भरा और उन्हीं दहकते हुए कोयलों पर वापस मुड़ गया। उसके पैर जल रहे थे, पर उसकी पकड़ नैना पर और भी मजबूत हो गई। वह बिना एक शब्द कहे नैना को अपनी बाहों में सख्ती से थामे हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ सफेद संगमरमर के फर्श पर जलते हुए मांस और ताजा खून के निशान छप रहे थे। पूरा हॉल इस खौफनाक मंजर को देखकर सन्न था। नीचे सुलक्षणा जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सोफे पर ही ढह गई। उनकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंजने लगी। विक्रम जी गुस्से और दर्द से दहाड़ते हुए, देख लिया माँ अपनी जिद का नतीजा। मैंने कहा था न कि यह आग मत लगाइए। आपने उस लड़की के लिए गड्ढा खोदा था, पर उसमें आपका अपना पोता गिर गया। अब खुश है आप? हम उसके फ्लोर पर कदम भी नहीं रख सकते। पता नहीं उस पागल ने अपने पैरों का क्या हाल कर लिया होगा। क्या चलता है उसके दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं गौरी जी और मेघा बस बेबसी से उन खून के निशानों को देख रही थी जो मृत्युंजय के कमरे तक जा रहे थे। ऊपर कमरे में मृत्युंजय ने एक पल के लिए भी नैना की तरफ नहीं देखा था। नैना की आंखें पत्थर बन चुकी थी। वह बस एकटक उस इंसान के चेहरे को देख रही थी जो दर्द को भी अपनी मुट्ठी में दबाए बैठा था। मृत्युंजय ने लात मारकर अपने कमरे का दरवाजा खोला और नैना को एक झटके में बेड पर पटक दिया। बिस्तर का गद्दा काफी मुलायम था, इसलिए नैना को चोट तो नहीं लगी, लेकिन मृत्युंजय के इस हिंसक और बेरुखी तरीके ने उसकी रूह को कपा दिया। नैना अभी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि मृत्युंजय लंगड़ाते हुए बिना पीछे मुड़े सीधे वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से जोर से बंद कर लिया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। नैना बेड पर बैठी बदहवासी वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख रही थी। वह बिस्तर से झटके से उठी और फर्श पर फैले ताजा खून के निशानों को देखकर उसका दिल दहल गया।
वह अपनी हथेलियां रगड़ने लगी, मानो खुद को यकीन दिला रही हो कि जो हुआ वह सच था। कैसा इंसान है यह? इंसान है भी या कोई पत्थर दिल शैतान? आखिर साबित क्या करना चाह रहा था? मुझे डराना या खुद को खत्म करना? उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। नफरत और हमदर्दी के बीच वह पूरी तरह उलझ गई थी। उसने पहली बार गौर से कमरे को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था, लेकिन उसकी थीम कोयले जैसी काली थी। पर्दे, दीवारें, कालीन, सब कुछ स्याह काला। नैना बुदबुदाई, ओह गॉड, यह कमरा है या कोई जेल? लगता है अपने दिल की स्याही को इसने इन दीवारों पर उतार दिया है। लेकिन हैरत की बात है कि कमरे में मृत्युंजय की बहन और माता पिता की तस्वीर नहीं थी। शायद उसने वह तस्वीर पहले ही निकाल दिया था। तभी वॉशरूम का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। नैना की सोच का सिलसिला टूटा और उसने देखा कि मृत्युंजय लंगड़ाते हुए बाहर आ रहा है। उसके चेहरे पर भयानक पीलापन था। वह बिना कुछ बोले सीधे बेड पर पीठ के बल लेट गया। उसकी आंखें बंद थी और झुलसे हुए पैर बेड के नीचे लटक रहे थे। वह अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, मानो दर्द को जबरदस्ती अपने अंदर निगल रहा हो। नैना से रहा नहीं गया। उसने कमरे की दराजों को खंगाला और उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। वह दबे पांव उसके पास गई और जमीन पर बैठकर जैसे ही मरहम लगाने के लिए उसके पैरों को छुआ, अगले ही पल मृत्युंजय की आंखें खुल गई। वह खून की तरह लाल और भयानक थी। उसने बिजली की फुर्ती से उठकर नैना के सिर के पीछे के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और खींचकर ठीक अपने चेहरे के सामने ले आया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, पर उन सांसों में प्यार की गर्माहट नहीं, बल्कि नफरत की जलन थी। मृत्युंजय दांत पीसते हुए बेहद डरावनी आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की, वो भी बिना मेरी इजाजत के? नैना दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं निकाली। उसके चेहरे पर एक कड़वी और सर्द मुस्कान तैर गई। उसने अपनी आंखों को मृत्युंजय की आंखों में ऐसे गरा दिया जैसे वह उसकी रूह तक पहुंच जाना चाहती हो। उसने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि और करीब आकर फुसफुसाई, इजाजत मिस्टर मृत्युंजय रनावत। इजाजत किस बात की? मैं तो तुम्हारी गुलाम हूँ, है ना? और एक वफादार गुलाम का तो काम ही यही होता है कि मालिक को एक खरोच भी आए तो उसकी मरहम पट्टी करे। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। मृत्युंजय की पकड़ उसके बालों पर थोड़ी ढीली हुई, पर उसकी नजरें और भी गहरी हो गई। नैना ने आगे कहा, मुझे अब तक समझ नहीं आया, तुम्हारी दादी ने तो वो अंगारे मेरे लिए सजाए थे, फिर तुम उन पर क्यों चल पड़े? अगर तुम्हें लगता है कि खुद को जलाकर, खुद को जख्मी करके तुम मेरी सहानुभूति पा लोगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जितनी नफरत तुम्हारी आंखों में मेरे लिए है ना, वादा है उससे कई गुना नफरत तुम्हें मुझसे मिलेगी। लेकिन उस नफरत को झेलने के लिए तुम्हारे पैरों में खड़े होने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैं यह मरहम लगा रही थी। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। जस्ट चिल। नैना की यह बेबाकी, यह निडरता देखकर मृत्युंजय के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से नैना के बालों को छोड़ा और बेड पर थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मजा आएगा तुम्हें टक्कर देने में। मुझे भी वो कठपुतलियां बिल्कुल पसंद नहीं जो बात बात पर रोने लगे। तुम में जान है और उस जान को धीरे धीरे निकालने का मजा ही कुछ और होगा। उसने अपना जला हुआ पैर दोबारा नैना की तरफ बढ़ा दिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी। तो ठीक है, तुम मेरी गुलाम, मैं तुम्हारा मालिक। लगाओ मलहम, और याद रखना हाथ जरा भी कांपना नहीं चाहिए, वरना सजा के नियम बदल दिए जाएंगे। मृत्युंजय बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका पूरा वजूद जैसे नैना की हर हरकत को महसूस कर रहा था। नैना पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके हाथ ना कांपे, पर झुलसे हुए मांस को देख उसकी रूह कांप उठती थी। जो आंखें अभी शेरनी की तरह दहा रही थी, अब उनमें से आंसू टपक कर मृत्युंजय के जख्मों पर गिर रहे थे। यह आंसू नफरत के थे या उस इंसान के लिए छुपे हुए किसी अनजाने दर्द के? नैना खुद भी नहीं जानती थी।
वहीं नीचे हॉल में सन्नाटा पसरा था। विक्रम जी ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर, जो उनका फैमिली डॉक्टर भी था, उसे बुला लिए थे। मृत्युंजय के फ्लोर पर बिना उसकी इजाजत के कोई नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने घबराते हुए अपनी घड़ी देखी और फिर विक्रम जी की ओर देखा। विक्रम जी ने भारी मन से कहा, कोशिश कीजिए डॉक्टर, उसे फोन लगाइए, वो सिर्फ आपका फोन उठा सकता है। डॉक्टर ने कांपते हाथों से मृत्युंजय का नंबर डायल किया। कमरे में मृत्युंजय के फोन की रिंग बजी। नैना ने चौंक कर फोन की ओर देखा, फिर मृत्युंजय की बंद आंखों की ओर। वहीं मृत्युंजय ने बिना आंखें खोले ही ठंडी आवाज में कहा, फोन उठाओ स्वीटहार्ट, और डॉक्टर से कहो कि आज उसे अपनी फीस बिना मरीज को देखे ही लेनी होगी। मुझे किसी मरहम की जरूरत नहीं है, जो मरहम तुम लगा रही हो वो मेरे जख्मों के लिए काफी है। नैना के हाथ रुक गए। उसने फोन उठाया और कहा, ऊपर आ जाइए डॉक्टर, मरीज को आपकी जरूरत है। जैसे ही उसने फोन पर डॉक्टर को ऊपर आने को कहा, मृत्युंजय झटके से उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, पर उसकी नजरें नैना को चिढ़ देने वाली थी। वह दबी हुई आवाज में कहा, अभी तो बड़ी बड़ी बातें करी थी गुलाम और मालिक की, और अगले ही पल अपनी औकात भूल गई। मेरी इजाजत के बिना इस कमरे की हवा भी इधर से उधर नहीं होती, और तुमने डॉक्टर को ऊपर बुला लिया। नैना ने बहुत ही शांति से फर्स्ट एड बॉक्स का ढक्कन बंद किया और एक करीब मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। मालिक, कुछ चीजों में इजाजत नहीं, फैसले लिए जाते हैं। मैंने कहा था ना, आपका ठीक होना मेरे लिए जरूरी है। वो क्या है ना, अब इस कमरे में मुझे भी रहना है, और मुझे सड़े हुए मांस की बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर मैं प्योर वेजिटेरियन जो हूँ। मृत्युंजय सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि नैना उसकी चिंता कर रही है या उसका मजाक उड़ा रही है। दोनों के बीच एक गहरा मौन छा गया। मृत्युंजय की आंखों में गुस्सा था तो नैना की आंखों में चुनौती। ऐसा लग रहा था जैसे दो जख्मी शिकारी एक दूसरे को नाप रहे हों। तभी कमरे के भारी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर बाहर पहुंच चुके थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी और दरवाजे की ओर मुड़ी। मृत्युंजय का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी कमजोरी या उसके कमरे के भीतर का यह नजारा कोई भी बाहर वाला देखे। वह दहाड़ते हुए बोला, डॉक्टर नीचे जाइए, मैं खुद नीचे आकर मिलता हूँ। बाहर खड़े डॉक्टर की सांसें अटक गई। उन्होंने घबराकर विक्रम जी की ओर देखा। वहीं नैना ने मृत्युंजय की ओर देखा और व्यंग से बोली, इतना ही गुरूर है तो चलकर दिखाइए नीचे, देखते हैं आपके यह रनावत पैर आपका साथ देते हैं या नहीं। मृत्युंजय ने दांत पीसते हुए बेड से पैर नीचे उतारे। जैसे ही उसके जख्मी तलवों ने ठंडी फर्श को छुआ, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पर वह मृत्युंजय रनावत था, वह हार कैसे मान सकता था। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा दर्द से नीला पड़ रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे चक्कर आया। वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि अगले ही पल नैना आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा देती है। मृत्युंजय का पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और आंखें नफरत से भर गई। उसने झटके से नैना का हाथ अपने शरीर से अलग किया और दहाड़ते हुए बोला, बिना मेरी इजाजत के मुझे दोबारा छूने की कोशिश भी मत करना। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि नैना की रूह सिहर उठी। मृत्युंजय ने अपने दांत पीसे और उसी लड़खड़ाते खून से सने और जख्मी पैरों के साथ बिना किसी सहारे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसका अहंकार उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। नैना वहीं ठिठकी खड़ी रह गई। उसका दिल चाह रहा था कि वह उसे रोके, चीख कर कहे कि वह अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पर मृत्युंजय की उस सर्द नजर ने उसके कदमों में बेरिया डाल दी थी। वहीं मृत्युंजय लड़खड़ाते हुए नीचे हॉल में पहुंचा। उसे इस हालत में देखकर सुलक्षणा जी, गौरी जी की चीख निकल गई। डॉक्टर तुरंत उसकी ओर दौड़े, लेकिन उसने हाथ के इशारे से सबको अपनी जगह पर रोक दिया। मोना दौड़कर उसके पास आई और रोते हुए बोली, एमजे, यह क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। उस लड़की की वजह से तुमने, लेकिन मृत्युंजय उसे इग्नोर कर दिया। मोना गुस्से से तड़प उठी थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि मृत्युंजय उसे इग्नोर करे।
वही नैना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी नजरें अभी भी उस दरवाजे पर टिकी थी जहां से मृत्युंजय अभी अपमान का घुट पीकर बाहर निकला था। वो खुद से बुदबुदाई, आखिर इतनी नफरत क्यों? ब्लैक दीवारें, भारी पर्दे और सन्नाटा सब मिलकर जैसे उसके दिमाग के अंदर चल रही उथल पुथल को और गहरा कर रहे थे। यह इंसान मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? उसकी भवें सिकुड़ गई। ना मैं इसे जानती हूँ, न यह मुझे जानता है। हम कल पहली बार मिले, पहली बार आमने सामने हुए, फिर इतनी नफरत कि मुझे इस घर में लाने के लिए खुद अंगारों पर चल गया। उसकी आंखों के सामने एक एक कर कल के दृश्य घूमने लगे। मृत्युंजय का सख्त चेहरा, पृथ्वी रघुवंशी के लिए तिरस्कार, उसकी माँ के लिए शब्दों में भरी हुई नफरत। नैना की सांस तेज हो गई, और सिर्फ वही नहीं, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। इस घर का हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई गुनाह लेकर आई हूँ, जैसे मेरी मौजूदगी ही उन्हें चुभ रही हो। उसने थके हुए कदमों से बेड के पास जाकर बैठना चाहा, लेकिन बैठ नहीं पाई। उसका मन भारी था। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्यों रहा है। सच में लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। यह सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने कुणाल का चेहरा उभर आया। उसका दिल भर आया, सांसें और भी गहरी और भारी हो गई। कुणाल, उसके होठ कांप गए। अब तक तो खबर मिल गई होगी मेरी शादी की। पता नहीं तुम कैसे होगे, क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में। उसकी आंखें नम हो गई। आई एम सॉरी कुणाल, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे तुम्हें बचाने के लिए मजबूरी में उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना पड़ा, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी नैना कमज़ोर नहीं है, उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, लेकिन उस वक्त मेरा दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो चुके थे। सोचने और समझने की सारी ताकत खत्म हो गई थी। जो सही लगा मैंने वही किया। यह सोचते ही उसने गहरी सांस ली, और फिर अचानक उसकी सोच बदली और आंखों में एक शरारती पर तीखी चमक आई। उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। मिस्टर मृत्युंजय रनावत, तुमने मुझे अपनी गुलाम बनाने के लिए खुद के पैर जला लिए, क्योंकि तुम जानते थे कि नैना रघुवंशी अंगारों पर झुककर अंदर नहीं आएगी। तुम्हें मुझे इस घर के अंदर लाकर तरपाना था। तो ठीक है मिस्टर रनावत, अब होगी बराबर की टक्कर। नैना के होठों पर एक दिलकश और कड़वी मुस्कान आ गई। बहुत शौक था ना तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का। अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे गले की हड्डी बना दूंगी। देखना, 1 साल तो बहुत दूर की बात है, तुम कुछ ही महीनों में हाथ जोड़कर मुझे यहाँ से रफा दफा कर दोगे। इतना परेशान करूंगी, इतना सताऊंगी कि तुम अपनी जिद पर पछताओगे। वेलकम टू हेल मृत्युंजय रनावत, जिसे तुमने खुद अपने लिए चुना है। यह कहते हुए नैना के चेहरे पर दिलकश मुस्कान उभर आई थी। क्या होगा आगे, और क्या अब भूचाल लाएगी नैना रनावत मिशन में? कैसे होगी मृत्युंजय और नैना की टक्कर भरी रंजिश, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।